नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जो आपकी समस्याओं को शीघ्र ही हल कर देगा। आज देखिए, हम रचनाएं पढ़ते हैं तो कभी कभी एक ही रचना की जैसी दूसरी रचना भी रहती है या उससे मिलती जुलती कुछ रहती है, तो भ्रम होता है कि ये किसकी है। तो इस कारण आज आपको इस वीडियो में ये देखने को मिलेगा, जो टॉपिक डला है कि समरचना किंतु भिन्न रचनाकार की रचनाएं तो एक नाम की जैसी होती हैं, किंतु विधा में और रचनाकार में अंतर हो जाता है। कभी कभी विधाएं समान रहती हैं किंतु रचनाकार अलग अलग होते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो मिलती जुलती नामों से हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अग्निखोर ये फणीश्वरनाथ रेणुका की कहानी है और तो ये कहानी के नाम से अग्निखोर मिलेगा आपको। फणीश्वरनाथ रेणुका नाम तो सभी ने सुना होगा, ये कहानी है उनकी, लेकिन इससे मिलते तो अग्निखोर ये शब्द है, इससे खोर से कई मिलते हैं, जैसे आदमखोर श्रवण कुमार गोस्वामी जी का है, इनका उपन्यास है। और आदमखोर इसी नाम से ही, मतलब कि ये रचनाएं एक ही नाम की है किंतु विधाएं अलग हैं। तो ये आपसे प्रश्न जैसे पूछा जा सके कि आदमखोर किसकी रचना है, तो विकल्प में दोनों नहीं होंगे, एक ही होंगे, अन्यथा प्रश्न अलग हो सकता है, या तो फिर आपको विधाओं के आधार पर पूछ सकता है कि किस विधा की है। तो विधा में आदमखोर श्रवण कुमार जी की क्या है, उपन्यास है, और चंद्र किरण सोने रिक्शा की कहानी है। तो आदमखोर एक नाम से मिलती जुलती हो गई। फिर है आदमीखोर, अग्निखोर, आदमखोर, अग्निखोर। अग्निखोर धीरेन्द्र अस्थाना की है, कहानी है। किसकी कहानी है? धीरेन्द्र अस्थाना की क्या है, कहानी है। आदमीखोर उन्मादिनी चंडी प्रसाद हृदय की कहानी है। उन्मादिनी ये नाम मिलता जुलता है, उन्मादिनी और उन्मादिनी दोनों रचनाएं समान है किंतु रचनाकार और विधा अलग है। तो उन्मादिनी सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह भी है और हृदय की कहानी भी है। एक कहानी संग्रह है और एक कहानी है। उर्वशी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद के है, क्या है, चंपू काव्य है। देखिए, हम उर्वशी जो प्रसिद्ध रचना है रामधारी सिंह दिनकर, जिनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इससे हम केवल उर्वशी नाम से केवल एक ही रचना को जानते हैं, लेकिन उर्वशी जयशंकर प्रसाद का चंपू काव्य भी है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। और रामधारी सिंह दिनकर का क्या है, गीति नाट्य है। आदर्श हिंदू, देखिए आदर्श हिंदू उपन्यास है, विधाएं तो समान है, विधाएं समान है। आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता का है, ये उपन्यास है प्रसिद्ध। ये प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासकार हैं और इनका उपन्यास है आदर्श हिंदू। इसमें एक अच्छे परिवार के लोगों का जो हिंदुत्व को बचाए रखते हैं उनका वर्णन किया है। और निस्सहाय हिंदू एक है, निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है। राधा कृष्ण दास का ये तो एक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन निस्सहाय हिंदू में इन्होंने गोवध, किसका वर्णन किया है, गोवध का मार्मिक चित्रण किया है, वह उपन्यास लिखा है। तो निस्सहाय ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, निस्सहाय हिंदू और आदर्श हिंदू। जैसे पूछता है प्रश्न में कि इनमें से कौन गो हत्या से संबंधित उपन्यास है, तो या गोवध से संबंधित उपन्यास है, तो वो निस्सहाय हिंदू है। और पूछे कि इनमें से कौन राधा कृष्ण दास का उपन्यास है या कौन सा नहीं है, तो ये दोनों मिलते जुलते हैं और विकल्प में रहने से हमें भ्रम हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि कृष्णदास, देखिए कृष्ण जी थे, वो गाय की रक्षा करते थे और गाय की रक्षा न करने से निस्सहाय हो जाने पर ही हिंदू को अपने हिंदुत्व को नष्ट कर दिए। तो इसलिए राधा कृष्ण दास, राधा और कृष्ण के जो दास थे, गाय की रक्षा न करते हुए उनके वध पर
तो मार्मिक चित्रण करने से उनके उपन्यास का क्या नाम हुआ? निस्सहाय हिंदू उपन्यास है। आप समझ गए होंगे। देखिए अगला है अब गरीबी हटाओ। क्या? अब गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटाओ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। और गरीबी हटाओ, देखिए ये थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा अंतर है। अब गरीबी हटाओ सक्सेना जी का नाटक है और गरीबी हटाओ रविंद्र कालिया का नाटक है, कहानी संग्रह है। सॉरी, तो रविंद्र कालिया ये ममता कालिया के पति हैं। ममता कालिया जो महिला कहानीकार उपन्यासकार में प्रसिद्ध है। उनके और रविंद्र कालिया भी एक अच्छे उपन्यासकार भी हैं और कवि भी हैं, तो ये कहानीकार भी हैं। तो कहानी संग्रह है इनका गरीबी हटाओ। अड़िमा, देखिए हम अड़िमा और अतिमा किताबों में या क्या है हम पढ़ते हैं तो दोनों मिलते जुलते नाम होने से ये होता है कि एक ही रचना है, अलग गलत दे दिया गया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अड़िमा निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का काव्य है, लेकिन अतिमा सुमित्रा नंदन पंत का है। देखिए कविता क्या है? कविता क्या? ये निबंध है, शुक्ल जी का है, निबंध शुक्ल जी का है। लेकिन कविता क्या है? नाम, ये रचनाएं हैं दोनों एक ही नाम की है। कविता क्या है? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का आलोचना है। देखिए नाम में छिपा है, जैसे कविता क्या है, तो कविता क्या है कहने से तो एक प्रश्न बनता है और उसमें एक निबंध के रूप में अपने विचार प्रस्तुत किया तो शुक्ल जी है, और यदि उसको आलोचना की दृष्टि से रखे हैं तो कौन है? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है, आपसे कभी पूछी जा सकती है। फिर कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान है तो आलोचना, दोनों ही आलोचना है। क्या है? आलोचना है, लेकिन फर्क है दोनों रचनाओं में। तो कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह जी के, और नए, अब इसी को उल्टा कर देंगे, कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, तो ये लक्ष्मीकांत वर्मा का की आलोचना है। दोनों ही आलोचना, विधा तो एक है लेकिन फर्क रचनाओं में है। आगे देखिए कठपुतली, कठपुतली विशंभरनाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास है और कठपुतली देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है। कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर का काव्य है। कवि कल्पतरु आचार्य चिंतामणि का है। देखिए ये कठपुतली को देखें, कठपुतली एक जैसी रचना है और विधाएं भी एक हैं, लेकिन रचनाकार एक नहीं है। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक का भी है कठपुतली, उनका भी उपन्यास है, और देवेंद्र सत्यार्थी का भी उपन्यास है। अब देखते हैं कल्पांतर से मिलते जुलते नाम। देखिए कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर का काव्य है। किसका? गिरजा कुमार माथुर का काव्य है। और कवि कल्पतरु, देखिए ये रीतिकाल का काव्य है, रीतिकाल का काव्य है। आचार्य चिंतामणि, देखिए आचार्य चिंतामणि जी हैं कुछ विद्वानों ने, जिन्हें विद्वानों ने रीतिकाल का प्रथम आचार्य या युग प्रवर्तक माना है। कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है और कल्पलता हरिओस जी का मुक्तक काव्य भी है। ठीक, कल्पलता वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है और कल्पवृक्ष इनका निबंध संग्रह भी है। कल्पना बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। नहुस, देखिए ये नहुस बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। नहुस आपको मिलेगा द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त का काव्य है। ठीक, लेकिन ये नाटक के रूप में प्रस्तुत किसने किया? गिरिधर दास, गोपाल चंद गिरिधर दास, जिसे पहला नाटक भी कुछ आलोचकों ने माना है कि हिंदी का पहला नाटक क्या है? नहुस है। तो आगे और हम देखते हैं ऐसे और रचनाएं हैं जो नाम से मिलती जुलती हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और रचनाएं, जैसे ठलुआ क्लब है। ठलुआ क्लब ये
निबंध है किसका, बाबू गुलाब राय का। और चक्कर क्लब किसका है, यशपाल का। यहाँ क्लब और क्लब दोनों मिलते हैं, इससे भ्रम होता है कि ठलुआ क्लब तो गुलाब राय की है, लेकिन चक्कर क्लब किसका है, तो किसका है, यशपाल का है। दोनों ही क्या है, निबंध है। ठलुआ क्लब और चक्कर क्लब दोनों ही क्या है, निबंध है। आगे देखिए, रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, क्या है, काव्य है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का काव्य है। चित्ररेखा ये बहुत प्रसिद्ध रचना है, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन का और चित्ररेखा भगवती चरण वर्मा का। चित्ररेखा नाम से दो रचनाएं मिलती हैं, एक राम कुमार वर्मा का काव्य भी है, एक भगवती चरण वर्मा का है और एक डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है काव्य। अब आगे देखते हैं, मानसी नाम से दो रचनाएं मिलती हैं, राम नरेश त्रिपाठी का काव्य है और उदय शंकर भट्ट का भी काव्य है, लेकिन फेमस जो प्रसिद्ध है वो राम नरेश त्रिपाठी का ही है। मान लीजिए कभी विकल्प में ये ना रहे तो ये भी याद रहे आपको कि उदय शंकर भट्ट भी हैं, इनका भी काव्य क्या है, मानसी। आगे देखते हैं, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल काव्य है। युगधारा नागार्जुन की है। युगधार सोहनलाल द्विवेदी का काव्य है। युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत का काव्य है। देखिए ये छायावादोत्तर काव्य है। छायावादोत्तर देखिए ये सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद में भी आते हैं, प्रगतिवाद में भी आते हैं और जिसे छायावादोत्तर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो इनकी रचना है युगवाणी, इसमें छायावादोत्तर युग की विशेषताएं मिलने के कारण यह काव्य उसी में आता है। युगांत ये भी सुमित्रा नंदन पंत का उसी युग का काव्य है। आगे देखते हैं, कितनी नावों में कितनी बार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, पूछी भी गई है कई बार। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय का है, तो अज्ञेय का क्या है, काव्य संग्रह है। लेकिन कितने शहरों में कितनी बार, ये कितने और कितने वहाँ शहरों और नाव का अंतर है केवल, बाकी एक नाम से मिलती जुलती हैं। तो ये संस्मरण है ममता कालिया का। ममता कालिया रवींद्र कालिया की पत्नी है ममता कालिया। कितने शहरों में कितनी बार, इनका संस्मरण है। अब देखते हैं महाभोज ये भी इम्पोर्टेंट रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शैलेश मटियानी जी का ये कहानी है, एक महाभोज है, शैलेश मटियानी जी की कहानी है। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से शैलेश मटियानी जी की कहानी कौन सी है, तो ये दे सकता है महाभोज या और भी रचनाएं दे सकता है, लेकिन आप महाभोज मन्नू भंडारी को ही पढ़े हैं तो इसमें भ्रम हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए कि शैलेश मटियानी जी का कहानी भी है और महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है। और एक बात और ध्यान रखें कि इनका नाटक भी है। इसी महाभोज उपन्यास का जब नाट्य रूपांतरण हुआ तो नाटक भी है, दो विधाओं में आता है। एक पति के नोट्स ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। जब महिला कहानीकार उपन्यासकार में हम देखेंगे तो वहाँ मिलते हैं एक पति के नोट्स, महेंद्र भल्ला का उपन्यास है, और एक पत्नी के नोट्स, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला जो पति के नाम से मिलते जुलते हैं, ऐसा नाम है इनका। और एक पत्नी की नोट्स तो ममता कालिया, ये ममता कालिया इनका उपन्यास है, तो है ना मिलती जुलती दोनों रचनाएं। अर्धनारीश्वर, जैसे आपसे पूछा जाए अर्धनारीश्वर तो आपके दिमाग में फट से ही बात आएगी कि जिसे साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था 1993 में, और वो कौन थे अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का ये निबंध है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर को नहीं, विष्णु प्रभाकर को मिला था वो उपन्यास में अर्धनारीश्वर में। तो ये एक ही नाम की दो रचनाएं मिलती हैं, क्या, अर्धनारीश्वर। विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है, तो किसमें, उपन्यास में इन्हें 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे मिला है। और अर्धनारीश्वर ये निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का, इन्हें नहीं मिला बल्कि विष्णु प्रभाकर को मिला है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। त्रिशंकु नाम से तो कई रचनाएं मिलती हैं,
जो आपके सामने देखिए, त्रिशंकु एक मन्नू भंडारी का है। त्रिशंकु मन्नू भंडारी का क्या है? कहानी संग्रह है। मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह है। और त्रिशंकु अज्ञेय का निबंध भी है। त्रिशंकु अज्ञेय का क्या है? निबंध है। और त्रिशंकु बृजमोहन शाह का नाटक भी है। तो इस तरह के हम देखेंगे कि एक ही नाम से मिलती जुलती कई रचनाएं हैं और प्रश्न में विकल्प होने से भ्रम की स्थिति अवश्य हो जाती है। देखते हैं, देखिए एक रचना जैसे है दीप शिखा। तो दीप शिखा जो फेमस है वो तो महादेवी वर्मा की ही है। तो दीप शिखा नाम से उनकी रचना, उनका काव्य है महादेवी वर्मा का। और एक नाटक भी मिलता है दीप शिखा से, वो रेवती शरण शर्मा का नाटक है दीप शिखा नाम से। ये आज के वीडियो में इतनी रचनाएं जो एक नाम से मिलती जुलती होती हैं, लेकिन उनके रचनाकार भिन्न होते हैं, उनकी विधाएं भिन्न होती हैं। तो आपको इससे आगे भी कुछ रचनाएं मिलेंगी, बहुत सारी हैं, इसका क्रम अभी टूटा नहीं है। बस हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको साहित्य से संबंधित जो परीक्षाओं में उपयोगी हैं, ऐसे छोटी छोटी वीडियो या उपयोगी चीज़ें, उपयोगी तथ्य आपको मिलते रहेंगे, जो आपको थोड़ा ढूंढने में या अन्य किताबों में ढूंढने में थोड़ी कठिनाई होती होगी, आपको सहज रूप से यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।